Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Srishti and you are watching official Good and Study Plus for class 12th business studies. तो आइए आज हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये जो चैप्टर है हमें बहुत टाइम के बाद मोस्टली 1 मंथ के बाद हम वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं, वीडियो को बनाने जा रहे हैं। वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी रेगुलरली क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो को अपलोड्स करने में, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अपलोड करना रेगुलरली स्टार्ट किया जाए। तो अब से आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैनल पे बिजनेस स्टडीज़ की अब से रेगुलरली एक ना एक दो वीडियो आ रही होंगी और हम जल्दी से जल्दी आप सभी का जो सिलेबस है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। बिजनेस तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हम बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम कोई भी सामान को बेचते या खरीदते हैं सिर्फ किस एक मोटिव से। वो मोटिव, उसके अंदर हमारा जो एक मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के मोटिव से ही हम बिज़नेस को करते हैं। और इसके अंदर हम कोई भी यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को या तो बेचते हैं या फिर खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पे टू अर्न देयर आउन लिविंग, ताकि हम अपनी जो लिविंग्स है यानी जो हमने जो प्रॉफिट है उसको अर्न कर सके। ये हमारा बिजनेस होता है। अब इन्वायरमेंट का भी आप सभी को पता है। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, यानी कि वहाँ का जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। यानी कि सब जगह का, जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ऐसे ही बिजनेस में होता है, जहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है वहाँ का भी जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, यानी कि सब जगह जो इन्वायरमेंट होता है डिफरेंट होता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा एक बिजनेस एरिया है और ये इसके आसपास ये क्या हो गया, ये इसका एक बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे जो इन्वायरमेंट है, किस तरह से उसके इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स, कुछ चेंजेस हमारे बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे। आई होप आपको समझ आ चुका है। यानी कि टोटली अगर दोबारा समझ लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसके जो फैक्टर्स हैं, उसके इन्वायरमेंट के जो कुछ चेंजेस हैं वो किस तरह से हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम वो स्टडी करेंगे। ओके, सो आई होप आपको जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहती है हमारी। तो हमारी डेफिनेशंस क्या बोलती है, हमारी डेफिनेशन बोलती है which are outside the control of business enterprises but these may affect its performance like forces factors individual and institutions। यानी कि हमारे बिजनेस के कुछ आउटसाइड ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं इसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर। तीनों ही एक चीज होती है, तीनों ही का जो मतलब होता है वो एक चीज, एक ही मतलब होता है। नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक ही होता है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। इन सभी को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी के ऊपर केस स्टडीज़ दे सकते हैं। केस स्टडीज़ कैसे आ सकती है, केस स्टडीज ऐसे पूछ सकते हैं, यानी कोई आपको एक केस स्टडीज देंगे, उसके अंदर आप कोई कंडीशन रखेंगे और फिर पूछेंगे कि इस कंडीशन आप बताइए कि इसके अंदर कौन सा फीचर्स इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा फीचर इसके अंदर वर्क कर रहा है। तो वो आपको क्या होना, वो आपको उसका नाम बताना होगा। अगर डिफाइन करने के लिए बोला है तो वो आपको डिफाइन भी करना होगा। तो चलिए चलते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, यस, फर्स्ट क्या है हमारा, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेस हैं वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे, चाहे वो डायरेक्टली डाले चाहे वो इनडायरेक्टली डाले। ओके, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि यही हो गया कि वो सारे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो किस तरह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, इसके अंदर देखते हैं। देन सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या कहता है, स्पेसिफिक फोर्सेस कहता है, स्पेसिफिक का मतलब तो समझ में नहीं आ रहा, स्पेसिफिक यानी कि खास, यानी कि
ये बिजनेस है और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई चीज़ है, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस आया, कोई फैक्टर चेंज हुआ, किसी चीज़ ने इफ़ेक्ट करा, तो वो जो इफ़ेक्ट होगा वो सिर्फ स्पेसिफिक इसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को होगा। इसकी जो आसपास की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कोई भी उससे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इसी को होगा। जो भी कोई इफेक्ट होगा, जो भी कोई इफेक्ट आएगा वो इसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, क्योंकि ये स्पेसिफिक फोर्स है। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब समझ रहे हो, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर कोई फैक्टर में चेंज आ रहा है तो वो सिर्फ फैक्टर जो चेंज आया है वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करेगा, उसके आसपास की ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा सेकंड क्या है हमारा जनरल फोर्स। जनरल फोर्स क्या होता है, जो कि सभी पे इम्पैक्ट डालता है, यानी कि जो जनरल फोर्स है वो इसी के, अगर जनरल फोर्स के अंदर कोई चेंजेस आया तो वो इफेक्ट करेगा उसके आसपास की भी सभी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इसके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, इसके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी और इसके ऊपर, यानी कि ओवरऑल इफेक्ट कौन डालेगा, वो जनरल फोर्सेस डालेगा। और जो स्पेसिफिक फोर्सेस इफेक्ट करेगा वो क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक होगा। तो इसके देख लेते हैं। Specific forces affect business enterprises directly and immediately in their day-to-day working. Specific force का मतलब क्या था? Specific force का मतलब ये होता है जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है डे टू डे वर्किंग कंडीशंस में, वो हो गया हमारा स्पेसिफिक फोर्स। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, यानी कि सप्लायर, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, ये सब हो गई। जनरल फोर्स क्या होता है? जनरल फोर्स आर सोशल, पॉलिटिकल्स, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इफेक्ट इंडिविजुअल फर्म्स ओनली इनडायरेक्टली। तो जनरल फोर्स क्या होता है? जनरल फोर्स के अंदर हमारे कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस आती हैं, नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? सोशल, लीगल, पॉलिटिकल्स, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल्स एंड टेक्नोलॉजिकल्स, जो कि हमारे बिजनेस को क्या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। यानी कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, सभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, कोई मशीनरी है, तो हम एक जिस मशीन से हम काम कर रहे हैं वो क्या हो गई, अब उसकी जगह कोई नई मशीनरी आ गई है मार्केट के अंदर, और जिस मशीनरी से हम काम कर रहे हैं वो क्या करती है, वो कम प्रोडक्शन ऑफ यूनिट को प्रोड्यूस करती है। और जब नई टेक्नोलॉजी आई है इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो बहुत ही जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा यूनिट को क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो क्या करेगी, वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। मान लीजिए वो जो टेक्नोलॉजी है, क्या गए, मान लीजिए वो जो टेक्नोलॉजी है वो आपने नहीं खरीदी, वो टेक्नोलॉजी आपने नहीं खरीदी, लेकिन आपके पास की जो एंटरप्राइजेज हैं, आपके पास के जो बिजनेस हैं, जो दूसरे बिजनेस कर रहे हैं लोग, उन्होंने वो उस मशीनरी को सबसे ज़्यादा जल्दी से परचेज कर लिया। तो उन्होंने परचेज कर लिया, बट आपकी जो एंटरप्राइज है उसने परचेज नहीं किया। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो दूसरे एंटरप्राइजेस है वो क्या करेंगी, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ यूनिट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगी। जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उनको ज़्यादा सेल भी करेंगे, ज़्यादा सेल करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उनकी एंटरप्राइजेस क्या होगी, ग्रोथ होगी। और आपकी एक स्पेसिफिक आपकी बात ले लेते हैं, आपने उस मशीनरी को परचेज नहीं किया, आप अभी भी अपने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स है उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, एक तो ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ क्या होगा, हमारा लो प्रोडक्शन होएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सेल्स होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। जब हमारी सेल्स कम होगी तो हमारी जो ग्रोथ है, ओवरऑल जो ग्रोथ है एंटरप्राइजेस की, वो भी क्या होगी, हमारी लो होगी। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस के अंदर क्या है, दोनों ही फोर्सेस हमारी एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। देन सेकंड क्या है हमारा, इंटर रिलेशंस का मतलब क्या होता है, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड यानी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, वो एक दूसरे से अटैच होती हैं। अटैच कैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल दिया है, जैसे कि जो आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो वेस्टर्न कल्चर का जो ट्रेंड है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तेज़ी से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। यानी कि सभी जो लोग हैं वो इंडियन कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जब लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वेस्टर्न फूड की जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, डे बाई डे
इंक्रीज हो रही है। तो आपने देखा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एक चेंज आया है। क्या चेंज आया है कि लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को क्या करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट किया तो उससे क्या हुआ, जो फास्ट फूड है, यानी जो फास्ट फूड है उसकी जो डिमांड हो क्या हो गई, डे बाई डे इंक्रीज हो गई। अब उससे क्या हुआ, तो एक दूसरे, आप देखा एक फैक्टर ने दूसरे फैक्टर पे इफेक्ट डाला, तो ये इफेक्ट डाला तो ये क्या है, इनके बीच में इंटर रिलेशन है। यानी कि अगर हमारे मूवमेंट के अंदर एक चेंज आ रहा है तो वो चेंज दूसरे चेंज पर को भी, दूसरी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा इंटर रिलेशन, यानी कि जो हमारे मूवमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरा क्या आता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, यस, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसका बहुत ही मुश्किल से किसी चीज़ का पता लगाया जा सके। अनसर्टेनिटी यानी कि किसी चीज़ का पता लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तो उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, यानी कि जिसको सर्टेन ही ना किया जाए। ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि बहुत ही मुश्किल्स होती है हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करने में, उसको जांच पड़ताल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एज इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, यानी कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। ओके, यानी कि हमें नहीं पता कि कब किस टाइम पे क्या चीज़ चेंज हो जाए, कब किस टाइम पे कौन सा फैशन आ जाए, कब किस टाइम पे जो कौन सा फूड आ जाए, कौन सा लोगों का जो टेस्ट है कब किस टाइम पे चेंज हो जाए। तो हमें ये नहीं पता, ये सबको, इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में, एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी तो होती है, लेकिन एक बात भी है, जिस बिजनेसमैन ने इन सब चीज़ों को एनालाइज कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, यानी कि फ्यूचर में होने वाले चेंज को उसने एनालाइज कर लिया, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, उसके लिए ईजी आ जाएगा उस लॉस से बचने में। वो क्या कर लेगा, उस लॉस से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपने पहले से ही निकाल लेगा। जैसे कि फैशन को ले लीजिए, या फिर फास्ट फूड को ले लीजिए, इन सब में के अंदर क्या, जो चेंज आता है वो बहुत ही जल्दी आता है, और उसको प्रिडिक्ट करने में बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है। और लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में कल क्या होगा। जैसे कि आज सभी लोग क्या, भाई जीन्स टी शर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जीन्स टी शर्ट बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कल कौन सा फैशन चेंज हो जाए, लोगों को कल क्या पसंद आने लगे। तो हमें उस चेंज के लिए भी बिजनेसमैन को तैयार रहना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनामिक। डायनामिक क्या होता है, तो जैसे ही चेंज हो रहा है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज यानी कि हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर में क्या चीज़ एकदम से चेंज हो जाएगी, तो वो क्या, डायनामिक की नेचर, जो चीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहे, यानी कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, जिसके अंदर चेंजेस होते ही रहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हाईली फ्लेक्सिबल है, ये कीप चेंजेस है, ये यानी कि इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। इट इज़ नॉट स्टैटिक और रिजिड, ये स्टैटिक और रिजिड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज जो फैशन है वो फैशन भी कल भी रहेगा, ऐसा नहीं है। क्या, जो आज फैशन है वो आज के लिए है, जो कल फैशन है वो कल के लिए होगा, यानी कि जो फैशन है और जो टेस्ट लोगों का वो चेंज होता रहता है। जो टेक्नोलॉजी है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, वो क्या होता है, डे बाई डे चेंज होती रहती है। ये हो गया। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है कि जो भी कोई हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो भी कोई चेंजेस आ रहे हैं, ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन सभी चेंजेस को वो क्या करे, एक्सेप्ट करे, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर करे। मॉनिटर करने के बाद जो भी कोई उनकी टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके जो भी कोई चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को अपने अंदर लेकर आए। ये क्या होगा, हमारा डायनेमिक। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनीज, यानी कि ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सा जो कंपनीज, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो किस तरह से हमारी कंपनीज को इफेक्ट करेगा, किस तरह से उस पर इम्पैक्ट डालेगा। ऑल्सो इट इज़ ईजी टू स्कैन द एनवायरमेंट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैन करना तो क्या होता है हमारा, इजी होता है। स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब आप समझ रहे हो, स्कैनिंग का मतलब होता है जहाँ अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना, उसको देखना कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ हैं, और बाहर का जो बिजनेस है उसमें क्या क्या चीज़ है, और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस को हम स्कैन करना तो ईजी हो जाता है, लेकिन उन चेंजेस को अपने बिजनेस के अंदर उनको फॉलो अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। उन सभी, क्योंकि
एक चेंज हमारे बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। समटाइम्स चेंजेस में बी माइनर बट इज माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट, यानी कि कोई कभी कभी क्या होता है, जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइनर होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं, हम कपड़े और जूते बनाने की कंपनी है हमारी, हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हम शूज़ एंड क्लोथ बनाते हैं। ओके, इन दोनों चीज़ों का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इन दोनों चीज़ों का हम प्रोडक्शन करते हैं। और मान लेते हैं कि हम जो शूज़ बनाते हैं वो सिर्फ स्कूल शूज़ हैं, कौन से, स्कूल शूज़ हैं, लेकिन स्कूल शूज़ को बनाते हैं। लेकिन अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या हुआ, अब एक चेंजेस आ गए, एक छोटा सा चेंजेस आ गया कि अब लोग स्नीकर्स आ गए, मान लेते स्नीकर्स आ गए, तो स्कूल्स के अंदर भी क्या, अब स्कूल शूज़ की जगह अब लोग स्नीकर्स पहन के जाने लगे, जो स्टूडेंट वो स्नीकर्स पहन के जाने लगे। अभी ट्रेंड बन गया कि अब स्कूल में स्कूल शूज़ की जगह हम स्नीकर्स पहन के जाएंगे। और आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आप स्कूल शूज़ प्रोड्यूस कर रहे हो। तो क्या एक छोटा सा चेंजेस आया, लेकिन उसने आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया। इम्पैक्ट कैसे कर दिया कि अब लोग इसको आपके जो सिर्फ कपड़े खरीदेंगे, स्कूल शूज़ कोई नहीं खरीदेगा, बहुत कम लोग खरीदना पसंद करेंगे स्कूल शूज़, क्योंकि अब किसकी ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो लोग स्नीकर्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये क्या, एक छोटा इम्पैक्ट भी आपके बिजनेस को चेंजेस, एक बहुत से आपकी छोटा एक चेंजेस आपके बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि डिफ़िकल्ट होता है इसको अंडरस्टैंड करना, और इसको अंडरस्टैंड करना, इसको प्रिडिक्ट करना, लेकिन और इसको प्रिडिक्ट करना, लेकिन इसको इजी होता है स्कैन करना। और हमें नहीं पता कब कौन सा छोटा सा चेंजेस हमारे बिजनेस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। देन लास्ट क्या है हमारा, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है रिलेटिविटी, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करें, जो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो क्या हमारी रिलेटिविटी। यानी कि कल्चर डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सभी कंट्री का जो कल्चर क्या है वो डिफरेंट है। यानी कि इंडिया का कल्चर कुछ डिफरेंट है, यूएस का कल्चर जो है वो डिफरेंट है, कोरिया का जो कल्चर है वो क्या है, डिफरेंट। यानी कि कंट्री टू कंट्री सभी का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। यानी कि या इंडिया के अंदर क्या, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पहनी जाती है, जो लेडीज़ हैं वो क्या पहनना पसंद करती हैं, वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं। और जो यूएस, यानी कि यूएस में क्या पहनना पसंद करते हैं, मान लेते हैं जींस टॉप पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोरिया में कोरिया के जो लोग हैं वो कुछ और पहनना पसंद करते हैं। तो कंट्री टू कंट्रीज़ क्या होता है, सब कंट्रीज़ का अपना एक डिफरेंट कल्चर होता है, ठीक है। रीजन टू रीजन, यानी कि रीजन टू रीजन में सभी का, यानी कि जैसे कि जो हिंदू कास्ट के जो लोग हैं वो कुछ तरह के कपड़े पहनते हैं, जो मुस्लिम कास्ट के लोग हैं वो कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो रीज़न टू रीज़न ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। सेम कंडीशंस में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेज, यानी कि जो सेम कंडीशन है वो डिफरेंट एंटरप्राइजेज पे डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट डालती हैं। यानी कि सेम कंडीशंस कैसे, यानी कि मान लेते हैं इंडिया के अंदर और यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, वो साड़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इंडिया के अंदर जो लेडीज़ हैं वो साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए। तो यूएसए में इतना साड़ी का ना तो प्रोडक्शन होता है और ना ही लोग इतना खरीदना पसंद करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फाउंड पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। तो अगर पेस्टिसाइड्स मिलते हैं तो लोग क्या करेंगे, उसको उस चीज़ को खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये तो क्या होगा, उससे पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी किसको, फ्रूट जूस को। यानी कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक ओवरऑल एक दोबारा समझते हैं, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, यानी कि ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जुड़ी हुई कैसे होते हैं, यानी कि अगर किसी चीज़ का किसी बिजनेसमैन को किसी चेन से लॉस हो रहा है, वहीं किसी मैन को उस चेन से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या होगा हमारा रिलेटिविटी, यानी कि आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जैसे कि एक पैंडेमिक की सिचुएशन आई थी हमारी कंट्री के अंदर, क्या होता है, पैंडेमिक की सिचुएशन आई थी। तो पैंडेमिक की सिचुएशन आई थी तो उसमें क्या हुआ, सभी लोगों के जो काम थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। सभी लोगों के बिजनेस क्या हो गए, वो बंद हो गए। यानी कि उस कंडीशन ने क्या सभी बिजनेसमैन को इम्पैक्ट करा। लेकिन ऐसे भी बिजनेस थे जिन बिजनेसमैन को उस कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ।
किन किन को, एक तो जिनको हुआ जो क्या जो मास्क बनाने वाली कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जो पीपी किट बनाती है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो आप देख रहे हो ये क्या रिलेटिविटी है, यानी कि इन्वायरमेंट में एक चेंज आया, उस चेंज से एक बिजनेसमैन को लॉस हुआ और उसी चेंज से एक बिजनेसमैन को फायदा हुआ। तो ये क्या होगा, हमारा रिलेटिविटी होगा। तो ये हमारे साथ क्या थे, ये हमारे फीचर्स थे। कौन कौन से थे एक बार रिकैप ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जल्दी से। आई होप आपको पसंद आ गई। फर्स्ट क्या था हमारा, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज आ गए। सेकंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। थर्ड इंटर रिलेशन। फोर्थ अनसर्टेनिटी। देन फिफ्थ डायनामिक। सिक्स्थ कॉम्प्लेक्स एंड सेवन रिलेटिविटी। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अभी के अभी इन सभी के पॉइंटों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दिखाओ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब चलते हैं अपने इम्पोर्टेंस के अंदर। इम्पोर्टेंस क्या है हमारी, चलते हैं इम्पोर्टेंस। जी हाँ, तो आ गए हम अपने इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो हमारी इम्पोर्टेंस में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो क्या है हमारी, यस फर्स्ट इम्पोर्टेंस है अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि फर्म को एनेबल्स करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि वो एक उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर फर्स्ट मूवर एडवांटेज को क्या करें, वो गेन कर पाएँ। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि पेंडेमिक की सिचुएशन आई थी, हमारे कोविड-19 कितनी जल्दी स्प्रेड हुआ था हमारी ही कंट्री के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। तो उसके पास कुछ लोगों ने, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने एनालाइज कर लिया था। उन्होंने फ्यूचर को एनालाइज करने के बाद, एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने लगा लिया था कि भाई अब जो हमारे मास्क और सैनिटाइजर पीपी किट, मास्क सैनिटाइजर एंड पीपी किट का जो प्रोडक्शन है वो हमें इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अब फ्यूचर में इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। रदर देन शूज़ एंड क्लोथ्स की जगह लोगों को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करा। स्कैन करने के बाद सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद उन्होंने उस एडवांटेज का क्या किया, उसको उठाया, यानी कि उस अपॉर्चुनिटीज़ को लिया। अपॉर्चुनिटीज़ का लेने के बाद उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। जिस बिजनेसमैन ने ये अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के स्कैन नहीं किया या फिर वो करता है, तो वो कभी भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं ले पाएगा। वो कभी भी अपने बिजनेस में डे टू बाय डे ग्रोथ को इन्हेंस नहीं कर पाएगा। देन सेकंड क्या हमारा, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स। यानी ये करता है, ये बिजनेस जो कि बिजनेस में है, ये बिजनेसमैन की हेल्प करता है कि वो फर्म की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करे, उसके अर्ली जो थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स को वो स्कैन कर पाए। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कंसंट्रेंट और द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। Timely scanning of business environment and the qualitative informations which a businessman get is taken as warning signal as change in the companies are made। यानी कि ये जो स्कैनिंग होती है, जो बिजनेस की जो स्कैनिंग होती है, वो बिजनेसमैन की हेल्प करती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में। जो बिजनेसमैन रेगुलरली अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, तो उसका जो आगे जाके उसकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। यानी कि किसने अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया और उसने वो अर्लीली थ्रेट को और वार्निंग को, सिग्नल को जांच पाएगा। मान लेते हैं आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप कुर्ते और जींस का प्रोडक्शन करते हैं। कुर्ते और जींस का करते हैं, तो आपके अच्छे से ये काम चल भी रहा है। लेकिन आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या किया, अच्छे से स्कैन कर लिया। आपने पता लगा लिया कि अब जो कुर्ते जींस का जो फैशन है वो आउटडेटेड हो चुका है, अपडेटेड फैशन आ रहा है जींस टी शर्ट का। तो आपने स्कैन कर लिया, तो आपको एक वार्निंग मिल गई कि अब आप कुर्ते की जगह टी शर्ट का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर दो। तो आपके पास ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी है और एक वार्निंग सिग्नल भी है कि आप कुर्तों की जगह क्या बनाना स्टार्ट कर दे, क्या प्रोडक्शन, किस चीज़ का प्रोडक्शन कर दे, टी शर्ट का। तो ये हो गया। थर्ड क्या है हमारा, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। यानी कि हमारी मदद करता है अपने रिसोर्सेज को असेंबल करने में। यानी कि अगर हमने अपने बिजनेस को स्कैन कर लिया, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे इन फ्यूचर हमें कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको असेंबल करने में हमारी भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन
अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट, यानी कि जो मैन है उसको उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करनी चाहिए जितनी की मार्केट के अंदर डिमांड है। टू सपोर्ट आउटपुट द नीडेड आउटपुट, यानी कि सप्लाई करे वो उतना ही आउटपुट जितने आउटपुट की उनको इनपुट की ज़रूरत हो। रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, यानी कि हमें उतना ही रॉ मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जितने हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस, यानी कि हमारी मदद करता है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। हेल्प टू अडेप्ट चेंज, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी कोई जल्दी से रैपिड चेंज आ रहा है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। फिफ्थ क्या है हमारा, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग, यानी कि असिस्ट करता है हमारी प्लानिंग पॉलिसीज मेकिंग में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारी प्लानिंग पॉलिसीज़, यानी कि इन फ्यूचर जो हम अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उन जिन पॉलिसीज़ को हम फॉलो करने वाले हैं उन पॉलिसीज़ को बनाने में बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। The major strategies or plan and policies in the organization are formed keeping in mind business environment, because the policies and studies have to be implemented in the presence of environmental factors, so these must be made keep in mind of इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं तो उन पॉलिसीज़ को अपने दिमाग में यही रखते हुए बनाइए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कैन करना है, अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको देखना है कि भाई इन लोगों का टेस्ट कैसा है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग फ्यूचर में किस चीज़ को छोड़कर, यानी कि फ्यूचर में किस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको उसी चीज़ के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। सिक्स क्या है हमारा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, बिल्कुल, यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, यानी कि जिस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को अच्छे से स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद उसने अर्ली जो थ्रेट वार्निंग्स है उनको अंडरस्टैंड कर लिया, अंडरस्टैंड करने के बाद उसने अपनी कोई एक अच्छी सी और एक बेहतर चलने वाली पॉलिसीज़ बना ली, तो वो क्या करेगी, वो पॉलिसीज़ उसकी हेल्प करेगी उसके इम्प्रूवमेंट होने में, यानी कि उसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ और करने में वो क्या करेगी, पॉलिसीज हेल्प करेगी। विद कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि जो हम लगातार जो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंस हो गई। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, डायमेंशंस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के हमारे 5 डायमेंशंस होते हैं। 5 डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जो होता है, तो इसके 2 यानी कि इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कौन कौन से इकोनॉमिकल्स होते हैं, जो इकोनॉमिकल कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल पॉलिसीज़ हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होगी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ होगी, जो कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं डायरेक्टली। देन इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारे नॉन इकोनॉमिकल हो गए, इसके अंदर आता है हमारे 5 फैक्टर्स हो गए, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल, ये कुछ फैक्टर्स हो गए। तो एक बार देखते हैं, शुरू से पढ़ते हैं क्या हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। इकोनॉमिकल के आपके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो भी कोई चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू all the forces and factors which directly influence the economic of your country. Economic environment consists of GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल, नेशनल लेवल, कैपिटल लेवल, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसीज, ये सब हो गए इसके अंदर, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, केवल हमारे को ही नहीं, यानी कि ओवरऑल सभी के बिजनेस को क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। क्या हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो गया, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन रेट का इंक्रीज हो जाना, या फिर GST यानी कि जो GDP है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका इंक्रीज हो जाना। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल्स है वो इंक्रीज हो जाना, पब्लिक का सेक्टर का जो रोल है वो क्या डिक्रीज हो जाना। रेट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हो जाना। ये सब क्या हो गया हमारे
किसके अंदर आते हैं, ये सब हमारे आते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर। यानी कि एंड चेंज इन टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो भी क्या अपने बिजनेस को क्या करेगा, वो ये सभी डायमेंशन, ये सभी फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। चेंज आ जाना, इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाना, इन्फ्लेशनरी रेट में चेंज आ जाना, स्टॉक मार्केट में चेंज आ जाना, या फिर जीडीपी पर कैपिटल इनकम में चेंज आ जाना, और चेंज इन वैल्यू ऑफ रुपीज़, यानी कि पैसे की जो वैल्यू है उसमें चेंज आ जाना, ये सब हो गया। देन सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट का तो मतलब सोशल अभी तक पढ़ते आ रहे, सोशल इन्वायरमेंट यानी कि चेंज इन फैशन और टेस्ट, यानी कि लोगों के फैशन और टेस्ट में चेंज आ जाना किसके अंदर आता है, हमारा सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। चेंज इन सोशल ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर चेंज आ जाना। कस्टमर एंड ट्रेडिशंस के अंदर चेंज आना, ट्रेडिशंस का मतलब समझ रहे हो आप, यानी कपड़ों के लेकर कोई भी चेंज आ जाना, फैशन को लेकर। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ वुमेंस, यानी कि जो वर्किंग वुमेंस उनके अंदर चेंज आ जाना। और जो सेलिब्रेशंस ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स, ये सभी क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि अब जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने के तो क्या एक सोशल फैक्टर है, दिवाली आएगी तो ये क्या एक फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल आ गया तो ये क्या बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि ये उन बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगा जिनको जिनसे लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उन पर भी डालेगा जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाइक जिनको लाइटिंग वालों को, यानी कि जो लाइट बेचते हैं, जो बल्ब बेचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दिवाली के पास। कपड़े वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो बम फैक्ट्री है या फिर जहाँ पे बम बनते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप देख रहे हो किस तरह से लोगों को इतने फैक्टर्स मिल रहे हैं, यानी कितने चेंजेस मिल रहे हैं, इतना उन लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं सोशल इन्वायरमेंट। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉरी, हाँ 1 मिनट, ओके, सोशल, ओके। तो यहाँ पे कोई एक यहाँ पे एक पेज जो है वो मिसिंग है। तो इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, सोशल के बाद क्या आता है हमारा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आ गया यानी कि गवर्नमेंट का चेंज आ जाना। हाँ, गवर्नमेंट के चेंज आने से भी हमारे बिजनेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जैसे कि आप ही देख लो, जैसे कि हर गवर्नमेंट की जो अपनी खुद की एक पॉलिसीज़ होती है, उसके खुद का काम करने का खुद का एक अलग तरीका होता है। जैसे कांग्रेस और बीजेपी को ले लीजिए, तो कांग्रेस का जो काम करने का जो तरीका, उसकी जो पॉलिसीज़ मेकिंग है वो क्या एक डिफरेंट है। और जो बीजेपी का काम करने का तरीका और उसकी पॉलिसीज़ मेकिंग जो है वो क्या, वो एक डिफरेंट है। यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर से भी हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री क्या है, और ये सब हो गया। एटीट्यूड कैसा है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड है। और एंडेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टीज, रिलेशनशिप ऑफ अ कंट्री विद फॉरेन कंट्री, यानी कि एक कंट्री के दूसरे, हमारी कंट्री के जो रिलेशंस है वो दूसरी कंट्री के साथ कैसे हैं। यानी कि हमको अपनी कंपनी के अंदर कोई चीज़ को, किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका उस चीज़ को प्रोडक्शन करने का जो रॉ मटेरियल, क्या उसका जो रॉ मटेरियल वो कहाँ से आ रहा है, वो फ़ॉरेन से आ रहा है, वो दूर यानी कि दूसरे देश से आ रहा है। और अगर उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री के अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ से रॉ मटेरियल आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो आप कैसे उस चीज़ का प्रोडक्शन कर पाओगे, आप कैसे उसे कंप्लीट फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे, तो आपके लिए भी तो डिफ़िकल्टीज आएगी। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल फैक्टर वो इफेक्ट करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, यस, नेक्स्ट क्या है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, हमारे एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजंस, ये सभी किसके अंदर आते हैं, हमारे लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। यानी कि जो हमारे जो एक्ट है, हमारे जो स्टेट है, या फिर हमारा जो लेजिस्लेचर, या फिर कोई भी कोर्ट जजमेंट है, वो किस तरह से हमारे बिजनेस से इम्पैक्ट डालते हैं, सब किसके अंदर आ गए, हमारे लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आ गए। देन लास्ट क्या हमारे टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से ही समझ में आ रही है। यानी कि जिस मेथड से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गुड्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शंस कर रहे हैं, अचानक से उस मेथड्स के अंदर क्या आ जाना, चेंज आ जाना, तो वो भी क्या हमारे बिजनेस को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। नई मशीनरी, नई इक्विपमेंट का आ जाना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के यानी कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी या फिर नया इक्विपमेंट आता है
तो जो वर्कर्स या फिर जो कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा हिचकिचाते, वो हेजिटेट होते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। मान लेते हैं पहले क्या होते थे, जो पहले अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते थे, जो बही खाता होता था वो बुक्स के अंदर होता था। वो किसके अंदर होता है, वो बुक्स, यानी कि वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होती थी, वो प्रॉपर एक रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड होती थी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते थे। लेकिन अब क्या है, अब सारा जो जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी सारा रिकॉर्ड है वो सब क्या हो गया, वो कंप्यूटराइज्ड हो गया। कंप्यूटराइज का मतलब यानी कि अब वो कंप्यूटर पे ही वो सारा जो डाटा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन हो, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो क्या होने लगे, उस पर ही रिकॉर्ड होने लगे। जब ये कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होने लगे तो जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिनको कंप्यूटर पे एंट्री पास करना नहीं आता, जिनको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना नहीं आता, वो क्या करेंगे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट होंगे, वो उस चीज़ का विरोध करेंगे, वो उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो चीज़ उनको नहीं आती। लेकिन ये भी बात है, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी कोई चेंजेस आते हैं वो चेंजेस ही बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो चेंजेस हमारी हेल्प करते हैं। हेल्प किस चीज़ में करते हैं कि हम एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें, उस चेंज को एक्सेप्ट करके मिलने वाला जो अच्छा सबसे पहला जो फ़ायदा है वो हम मिले, ये हमारी इस चीज़ में हेल्प करता है। ओके, और साथ ही साथ हमारी जो वर्किंग एबिलिटी एबिलिटी को भी क्या करता है, ये वो चेंजेस इंक्रीज करता है। तो ये हो गए, तो हमारे 5 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। आई होप ये 5 के 5 डायमेंशंस आपको क्लियर हो चुके हैं। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आते हैं हम अपने डिमोनेटाइजेशन इस चैप्टर के अंदर एक बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक है। क्या एक न्यू टॉपिक है, ये टॉपिक अब तक इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन जो सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस क्या करा है, उसको जो रिलीज़ किया है उसके अंदर इस टॉपिक को भी इन्वॉल्व किया है। इसकी जगह पहले क्या था, एलपीजी था। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक था। ये टॉपिक शायद इसलिए इसको हटा दिया गया है क्योंकि ये टॉपिक सेम यही टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में कोई पढ़ने को मिलता है, तो आप सेम टॉपिक को इसको इको में भी पढ़ोगे, तो इसलिए आप इको में ही पढ़ते हो, तो इसलिए शायद ये जो टॉपिक है इसमें से हटा दिया गया, इस साल नहीं है। इसकी जगह क्या है, हमारा नया टॉपिक क्या है, डिमोनेटाइजेशंस। डिमोनेटाइजेशंस होता क्या है, डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। हमारे देश में अभी ही करंटली जो नोटबंदी हुई है वो कब हुई, 8 नवंबर 2016 में हुई है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो डिमोनेटाइजेशन होती क्या है, डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिप अ करेंसी यूनिट टू इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, यानी कि डिमोनेटाइजेशन इज नेसेसरी व्हेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ नेशनल करेंसी, द ओल्ड यूनिट ऑफ करेंसी मस्ट बी रिटायर्ड एंड रिप्लेस विद अ न्यू करेंसी यूनिट। तो डिमोनेटाइजेशंस के अंदर क्या होता है, डिमोनेटाइजेशंस के अंदर जो हमारी ओल्ड करेंसी होती है उसको रिप्लेस किया जाता है न्यू करेंसीज के साथ, यानी कि जो ओल्ड करेंसी होती है वो फिर क्या लीगल टेंडर नहीं रहती, उसकी जगह एक नई करेंसी को ला दिया जाता है। जैसे कि अभी हुआ था 8 नवंबर 2016 में क्या हुई थी, हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई थी, नोटबंदी हुई थी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या की थी, वो 8 नवंबर 2016 में क्या की थी, वो डिमोनेटाइज कर दिए थे। यानी कि जो 500 और 1000 के जो नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं रहे थे, यानी कि अब वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा रह चुके थे। उनकी जगह उन्होंने 1000 की और 2000 का और 500 का नया नोट जारी कराया था, जो आप सभी को पता है, जो आजकल हम सभी यूज़ करते हैं। अब आपको ये वाले जो पुराने नोट है वो देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो यही होता है डिमोनेटाइजेशन में, यानी कि करेंसी का चेंज हो जाना, करेंसी को चेंज कर देना, एक नई यूनिट ऑफ करेंसी को क्या है, एक लीगल टेंडर कर देना, ये क्या होगा हमारा डिमोनेटाइजेशन। तो ये क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन इज डिफाइंड, इसके अंदर भी यही है, डिमोनेटाइजेशन डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग ऑफ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस अ लीगल टेंडर, यानी किसी दूसरी करेंसी को लीगल टेंडर देना। इट अकर वेन एवर इट इज़ अ चेंज ऑफ नेशनल करेंसी, यानी कि इस चीज़ का आप ये ध्यान रखना है, नेशनल करेंसीज में चेंज आना। ओके, ये एक की पॉइंट की तरह आपके साथ आपके लिए वर्क करेगा। In 2016, the Indian government decided to demonetize the 5,000 and 1,000 rupees note, the two biggest demonetization in its currency system, यानी कि जो 500 और 1000 के जो दोनों 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको ज़्यादा डिमोनेटाइज कर दिया, उनको बंद कर दिया गया, वो टोटली क्या कर दिए, बैंड कर दिए गए, उनकी जगह
2000 का और 500 का नया नोट जारी कर देते। ये क्या होगा हमारा डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको इसके बारे में अच्छा बस थोड़ा सा पढ़ के चला जाना, या फिर इस वीडियो में मैंने जितना बताया वही सिर्फ आपके लिए काफ़ी है जानना। बस ये कुछ जो इंग्लिश में जो ये कुछ थोड़ी डेफिनेशंस लिखी हुई है इनको अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना, और ये याद रखना कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुई है ये कब हुई है, किसके द्वारा हुई है, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर हुई है, ये सब याद रख लेना, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई केस स्टडीज़ आ सकते हैं, केस स्टडीज़ में आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बस ये आज हमारा जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि इसके अंदर हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो चलिए इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने आज क्या अपना बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 3 क्या उसको स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग को देखा, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग होता है, उसके फीचर्स देखे, जिसके हमारे कुछ फीचर्स हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस हो गया, इंटर रिलेशंस होगा, अनसर्टेनिटी होगा, डायनामिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, रिलेटिविटी हो गया। देन उसके बाद हमने क्या देखे इंपोर्टेंस देखे। इंपोर्टेंस में फर्स्ट क्या था हमारा enables the firm to identify opportunity and getting first mover advantage. Then second help the firm to identify the threats and early warning signals. Then third helpful in tapping and assembling resources. Then fourth help to adapt adjust and adapt with the rapid change. And fifth assisting in planning and policies making. Then sixth improvement in performance. देन उसके बाद क्या था हमारे डायमेंशंस थे, हमारे 5 डायमेंशंस होते हैं कौन कौन से, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, जो कि अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हमारा था डिमोनेटाइजेशन को हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, ये 8 नवंबर 2016 में हुआ था। ये किसके अंडर में हुआ था, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के, जो कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उनके द्वारा किया गया था। और वो कौन सी गवर्नमेंट से वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो बस यही सब है। और ये भी याद रखना है कि डिमोनेटाइजेशन के अंदर कौन कौन से नोट बंद हुए थे। तो 1500 के जो नोट थे उनको लीगल टेंडर से हटा दिया गया था, उनकी जगह 2000 और 500 का एक नया नोट जारी कर दिया चुका था। तो ये था हमारा डिमोनेटाइजेशन। देन सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। जितने भी सारे पॉइंट है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपका छूट गया है, आपको समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो का रिकैप ले लीजिए, या फिर उसको दोबारा से देख लीजिए और उसको कोशिश करिए। जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्सों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जी हाँ, नेचर हो, चाहे उसकी इंपॉर्टेंस हो, चाहे डायमेंशंस हो, या फिर डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो आपको इस वीडियो के थ्रू मिली है, उनको अभी के अभी लर्न करके कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक चीज़ को हम पढ़ लेते हैं तो वो समझ में आ जाती है, लेकिन उसको समझने के साथ साथ उसको लिख के देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको जल्दी से ना भूलें। तो और अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट को नोट डाउन करोगे, इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करोगे, तो उससे एक तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपका क्या अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और जो कोई न्यू स्टूडेंट उन कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा है, उनको देख रहा है, तो वो उनका उसके जरिए भी उसका वो रिवाइज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी, और आपको ये जो चैप्टर है जिसके जितने पॉइंट है वो सबको आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।